आपका इस नए लेक्चर में। मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अनुज क्लासेस। आपका इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्लास 10 का अंसाल पेपर जो सेट नंबर फर्स्ट है 2020 एनजे अंसाल पेपर है और लगभग 2020 से लेकर के 2022 तक के सभी अंसाल पेपर को हम लोग कवर करेंगे। और वो केमिस्ट्री का पहला, आप जानते हैं कि आपके खंड में आपके पेपर में जो केमिस्ट्री का खंड होता है वो खंड ख में आता है। खंड क में आता है आपका फिजिक्स और खंड ख में आता है केमिस्ट्री और खंड ग में आता है बायोलॉजी। तो खंड ख का आपका ये अंसाल पेपर 2020 जो कि 2020 से लेकर के 2022 तक के सभी अंसाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले प्रश्न आपको पता है कि विगत वर्षों में अंसाल पेपर में 3 ही बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं और इस बार बोर्ड ने बदलाव किया है, उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो OMR शीट पर आपको देना होगा, OMR शीट पर भरना होगा 20 प्रश्न को। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो कि आपके फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे और बायोलॉजी के होंगे। अब फिलहाल अंसाल में यहाँ पर 3 बहुविकल्पी दिया हुआ है सेट नंबर 2020 में। तो आइए देखते हैं इसको। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम है। एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम है। अब एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम होगा क्या, थोड़ा सा आईपीएससी पर एक बार संक्षेप में जानकारी ले लें कि आईपीएससी कैसे आई है और इसका आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। जैसे एक इस आईपीएससी में इस वीडियो को सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम है। यहाँ पर इनमें 4 शब्द आपको याद करना पड़ेगा। आईपीएससी के लिए एक नया वीडियो बन जाएगा और पूरा आईपीएससी कैसे बना है, कितने भाग मिलकर बने होते हैं, आइए थोड़ा सा इस पर देखा जाए। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा है कि एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम क्या है। जैसे ये बना हुआ है, इसमें मुख्य चीज है शब्दमूल। शब्दमूल आपको आना चाहिए। शब्दमूल, पूर्वलग्न और आपका तीसरा नंबर है अनुलग्न। अनुलग्न अनुलग्न आपका होता है, एक अनुलग्न होता है प्राथमिक अनुलग्न और एक होता है द्वितीयक अनुलग्न। इनके बारे में जानकारी होना चाहिए आपके पास। जैसे पूर्वलग्न के बारे में बता दें कि पूर्वलग्न जो होता है वो सबसे पहले लगता है और शब्दमूल होता है वो कार्बन की संख्या को बताता है। और जो अनुलग्न होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न जो होते हैं वो उस यौगिक में उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है कि उसमें एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है। और द्वितीयक अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। जैसे आपका पूछा है कि एथिल एल्कोहल का आईपीएससी नाम क्या है, इसमें एल्कोहल और एथिल आया है। जैसे एथिल एल्कोहल दिया हुआ है, एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल दिया है यहाँ पर। एथिल एल्कोहल में सबसे पहले एथ और प्लस एन और प्लस आर। एथिल शब्द जो है इसमें एथ का मतलब हो गया कार्बन की संख्या 2 और एन का मतलब हो गया प्राथमिक अनुलग्न। इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए कि एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3 CH2 और OH। आप इसको देख करके आप बता देंगे। जैसे इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 2 कार्बन, एक कार्बन, इसको आप इधर से गिनती करेंगे, एक कार्बन और 2 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ हो गया। आज सबके बीच में है एकल बंध, एकल बंध के लिए लगाते हैं N। और OH आपका क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह। OH आपका मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह। और मुख्य क्रियात्मक समूह OH के लिए लगाया गया है आल। तो पूरा जोड़ देंगे एन और आल। तो इस तरीके से इसका आईपीएससी नाम क्या हो गया, एथेनॉल। एथेनॉल इसका आईपीएससी नाम हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर एथेनॉल। फिर दूसरा पूछा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है कितना। अब जानते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पीएच मान कहते किसे हैं और उदासीन का मान कितना होता है। जैसे जल का पीएच मान, जल का पीएच मान 7 होगा और
जल उदासीन यौगिक है। इसमें अगर आप 7 से ऊपर जाते हैं, 7 से ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक यौगिकों का जो मान होगा वो क्षारीय होगा, वो आपका क्षारीय होगा। अगर 7 से आप नीचे आते हैं तो जितने भी यौगिक होंगे उनके मान होंगे अम्ल। जितने भी अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और जितने भी क्षारीय यौगिक होते हैं उनके पीएच मान 7 से अधिक होते हैं, और जो उदासीन है उसका पीएच मान 7 होता है। तो जैसे जल आपका उदासीन था तो जल का पीएच मान 7 है, जो क्षारीय होंगे उनका पीएच मान 7 से अधिक, और जो अम्ल होंगे उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। फिर उसके बाद ग नंबर पूछा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसमें प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर क्लोराइड, या तो आप इसमें ऐसे बता सकते हैं, इसमें प्रयुक्त किया जाता है AgX। AgX का मतलब सिल्वर हैलाइड होता है, सिल्वर हैलाइड। और आप जानते हैं हैलाइड में कौन कौन से यौगिक आते हैं? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। तो इस प्रकार से आप, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो इसमें जो श्वेत श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है उसमें यूज किया जाता है आपका AgCl या AgBr, इन्हीं दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगर इस आपके ऑप्शन में AgCl या AgBr है तो आप इसमें आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है AgCl, तो AgCl आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कि 2 नंबर का प्रश्न हो गया, यहाँ से 2 नंबर का दूसरा प्रश्न का कब है। इसमें पूछा है कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण दीजिए। जैसे दूसरा का नंबर दिया है कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण का वर्णन कीजिए। अब पूछा है जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से, मतलब कि जिंक की अभिक्रिया कार्बोनेट से हुआ होगा। तो इसका सूत्र आप जानते हैं कि जिंक कार्बोनेट का सूत्र आपको पता है, जिंक और कार्बोनेट, ये आपका होता है सॉलिड अवस्था में। इसको अगर आप गर्म कर देंगे, निष्कर्षण का बोला है कि निष्कर्षण करने का मतलब उसको साफ सुथरा करने का। निष्कर्षण का मतलब यहाँ पर आप लिख देंगे तापन, या अधिक ताप देंगे, उच्च ताप पर इसको आप गर्म कर देंगे। तो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम आपका हो गया जिंक ऑक्साइड, और इसका नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम सभी लोग आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसी का समीकरण पूछा है कि इसका समीकरण दे दीजिए। वर्णन भी करना है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि जब जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं उच्च ताप पर तो जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम इसका धातुओं का निष्कर्षण कर लेते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण बनाने की एक एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं एक समीकरण के द्वारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट भाषा में हम लोग बोलते हैं POP, और कभी कभी परीक्षा में इसका उपयोग भी पूछ देता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए, इसका उपयोग क्या है। तो आइए देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की कैसे विधि है। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए आपके पास जिप्सम होना चाहिए। जिप्सम को जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है आपका। लिखते हैं जिप्सम, या इसको आप लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट और डाई हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं लगभग 193 डिग्री सेल्सियस पर, 193 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म करेंगे तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट में पानी अलग हो जाता है, और कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, और प्लस अब इसको समीकरण को बराबर करने के लिए यहाँ पर आप इसको 3/2H2O लिखना पड़ता है। तो कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, इसी को हम लोग कहते हैं POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ये इसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इस प्रश्न में पूछा है कि विरंजक चूड़ बनाने की एक एक विधि या रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक सामान्य विधि है, और आइए देखते हैं कि विरंजक चूड़ को कैसे बनाते हैं। तो देखिए कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग विरंजक चूड़ को। विरंजक चूड़ को देखिए, विरंजक चूड़ को बनाने की विधि, इसके लिए आपके पास होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना की विक्रिया हम लोग करा देते हैं क्लोरीन के साथ। जब इसकी विक्रिया आप क्लोरीन के साथ कराते हैं, आइए देखते हैं, जैसे CaOH का होल टॉयच, ये आपका बुझा हुआ चूना है। चूना आपका दो प्रकार का होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल टॉयच है। ये आपका बुझा हुआ चूना है और ये चूना पत्थर का फार्मूला है, इसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। ये आपका चूना पत्थर और ये आपका क्या हो गया, कैल्शियम बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर लेना आपको बुझा हुआ चूना और प्लस क्लोरीन Cl2। जब आप इसको लेते हैं तो बनता है CaOCl2 और प्लस H2O, CaOCl2 प्लस H2O। यहाँ पर इसको आप लिख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग क्या करें, विरंजक चूड़ करें, विरंजक चूड़, और प्लस पानी निकल गया। तो इस प्रकार से आपने देखा है। इससे दूसरे प्रश्न में प्लास्टर ऑफ पेरिस विरंजक चूड़ बनाने की एक एक विधि का रासायनिक समीकरण लिख दीजिए। और पहला था आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 को आपने 193 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया है, जिसमें से आपको POP प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया और पानी निकल गया। दूसरा में विरंजक चूड़ बनाने की विधि में आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। इसको हम लोग बुझा हुआ चूना कर रहे हैं, बुझा हुआ चूना, और क्लोरीन को आपने लिया है, दोनों को अभिक्रिया करा दिया है। तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम भी लिखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं इसे। तो इस प्रकार से दूसरा, ये आपका दूसरा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो इस तरीके से आपने 2 का क ख प्रश्न को हल किया। ग नंबर दिया है कि मिसेल और धारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। अब मिसेल होता क्या है, अब मिसेल कहते किसे हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर हमने मिसेल का फिगर बनाया है। मिसेल में जैसे सोडियम के बाहरी भाग को हम लोग कह रहे हैं जल विरागी। जल विरागी का मतलब होता है कि जो जल में न घुले। जल रागी का मतलब होता है जो जल में घुल जाए। जैसे आप पानी में साबुन घोलते हैं तो ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह, ऊपर वाले सतह को हम लोग पुच्छ कहते हैं और आगे और नीचे वाले सतह को हम लोग अग्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मिसेल का फिगर है, मिसेल के इस अंदर वाले भाग को हम लोग कर रहे हैं जल रागी और इस बाहर वाले भाग को कर रहे हैं जल विरागी। जल विरागी का मतलब होता है कि जो पानी में न घुले और जल रागी का मतलब होता है कि जो पानी में घुल जाए। जैसे यहाँ पर इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जैसे पहला क्या होता है कि जल में मिले एक सिरे को जल रागी कहते हैं, और तो दूसरा होता है कि हाइड्रोकार्बन में मिले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन में घुल जा रहा है उसे जल विरागी और जो जल में घुल रहा है उसे जल रागी कह रहे हैं। जैसे जल रागी का मतलब कि जो मिसेल गंदगी इकट्ठा हो रही है एक जगह उसे जल रागी कर रहे हैं, और जहाँ पर बाहरी वाले हिस्सों को जल विरागी कर रहे हैं। तो इतना परीक्षा में लिख देंगे तो आपको 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। फिर उसके बाद आगे प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन के कारक सहित व्याख्या कीजिए। अब इनमें जो वर्ग और आवर्त होते हैं, थोड़ा सा जानकारी दे दिया जाए कि पूरे आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं और कितने आवर्त होते हैं। पूरे वर्गों की संख्या होती है 18 और आवर्तों की संख्या होती है 7। इनके कुछ लक्षण जो हैं हम यहाँ पर नोट किए हैं। जैसे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्रमशः घटती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाएंगे, जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, क्रमशः घट रही है, यानी कि धात्विकता गुण बढ़ेगा, धात्विकता गुण क्या होगा, बढ़ेगा।
जैसे आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ रही है। जैसे वर्ग संख्या फर्स्ट से बात करें, सोडियम, जैसे जैसे ये इधर जाएंगे, ये आपका क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या होता है, ऋण आवेश, और सोडियम के ऊपर कैसा आवेश है, धन आवेश। तो इसका मतलब कि धनात्मकता का गुण इधर जाने पर कम हो रहा है, धात्विकता का गुण कम हो रहा है। सोडियम जैसे यहाँ पर प्लस है, क्लोरीन क्या हो गया माइनस। तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता गुण कम हो रहा है। और उसी तरीके से वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्रमशः घटती है। त्यागने की प्रवृत्ति का मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर आप त्याग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आप त्याग कर रहे हैं, त्यागना, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो जब कोई भी धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसके ऊपर ऋण आवेश, और जो ग्रहण करता है उसके ऊपर मिस्टेक हो गया, जो इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करता है, त्यागता है उसके ऊपर धन आवेश, और जो ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋण आवेश। जिसने त्याग किया उसके ऊपर धन आवेश, जिसने ग्रहण किया उसके ऊपर ऋण आवेश। तो आवर्त में आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो उसके ऊपर धनात्मकता का गुण घट रहा है, ऋणात्मकता का गुण बढ़ रहा है। और उसी प्रकार से वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है, यानी कि धात्विकता का गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विकता बढ़ रही है, और बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता घट रही है। तो इस प्रकार से ये तीसरा का आंसर था। आप इसे ऐसे इतना परीक्षा में आप नोट कर सकते हैं। तीसरा का ख नंबर दिया हुआ है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, और NaCl को इस उदाहरण के रूप में आप इसको समझाइए। अब आयनिक यौगिक होता क्या है, तो आयन अगर आपस में मिल करके अभिक्रिया करें तो एक प्रकार का क्या बनाते हैं, एक आयन यौगिक बनाता है। जैसे NaCl है, इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करके इन्होंने एक आयनिक यौगिक बनाया है। अब इनको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के रूप में समझते हैं। आप जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। सोडियम का परमाणु क्रमांक यहाँ आप नोट कर दीजिए 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। जैसे अब इनका बोरबरी नियम के अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2, 8, और 1 होता है। क्लोरीन का निकालेंगे 2, 8, 7 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके अब इनको इलेक्ट्रॉन के द्वारा समझते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़ते हैं दो आयन। जैसे सोडियम का इनके बाहरी कोश में, सोडियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 1। इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। अब प्लस क्लोरीन, प्लस मैंने थोड़ा सा इनको दिखाते हैं, क्लोरीन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाहरी कोश में और सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया क्यों करेंगे, क्यों आपस में जुड़ रहे हैं? इसका कारण यह है कि सोडियम को अष्टक पूरा करने के लिए, आपको पता है कि अष्टक तभी पूरा हो सकता है जब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। अगर सोडियम अपने बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है और क्लोरीन अपने बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले रहा है, तो दोनों आपस में कंट्रीब्यूट करके एक प्रकार का ये सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक बना लेंगे। जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग किया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना बाहरी कोश से ग्रहण किया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दिखा देंगे कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ क्या किया है, त्याग कर दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है और क्लोरीन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और सोडियम को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का अष्टक पूरा हो जाएगा, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में Na और Cl का निर्माण कर लेते हैं। सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे रहा है और क्लोरीन एक प्रकार
इस एक इलेक्ट्रॉन अपना ग्रहण कर ले रहा है। तो इस प्रकार से आयनिक यौगिक का निर्माण हो जा रहा है। तो आप इतना परीक्षा में लिख देंगे पूरा विस्तार से कि क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो इस प्रकार से आयनिक यौगिक का निर्माण हो जाता है। NaCl का उदाहरण भी आप दे सकते हैं। ये रहा आपका तीसरा का। फिर उसके बाद तीसरा का ग नंबर पूछा है कि एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक समीकरण दीजिए, और ये लगभग आपका 7 नंबर में होगा। और इसमें उपयोग भी पूछ देता है कि इसका उपयोग लिखिए। अब दे दिया है एथेनोइक अम्ल। आप थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये जो नाम दिया हुआ है ये IPSC नाम है एथेनोइक अम्ल। इसका साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो आपके बुक में दिया होता है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। कह रहा है कि 3 रासायनिक समीकरण दीजिए। तो सबसे पहला समीकरण धातु के साथ अभिक्रिया। आप जानते हैं अभी पीछे वाले प्रश्न में देखा आपने कि सोडियम एक प्रकार का क्या है धातु, और जो जितनी भी धातुएं हैं वो धनायन बनाती हैं। तो सोडियम के ऊपर धन आयन, और जो CH3COOH है, आपको पता है कि CH3 अगर COOH को यहाँ हीट कर दिया जाए तो CH3COO पर माइनस और प्लस CH बाहर हो जाता है, तो एसीटेट आयन बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन। और ये इसके ऊपर ऋण आवेश है, और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? धातु के साथ। सोडियम आपका धातु, इसके ऊपर कैसा आवेश है? धन आवेश। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है, सोडियम एसीटेट आयन। ये आपका पहला अभिक्रिया पूरा हो गया। फिर उसके बाद दूसरा अभिक्रिया में लिख लीजिए एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। एथिल अल्कोहल के साथ करेंगे फिर पुनः वही क्रिया होगी। ये OH वाला आपका भाग टूटेगा माइनस में, और C2H5 वाला भाग टूटेगा प्लस में, और CH3COOF माइनस वाला टूटेगा इधर माइनस और ये प्लस में। तो OH और H मिलकर के आप जल बना लेगा, और CH3COO और C2H5 ये दोनों आपस में मिलकर के एथिल एसीटेट आयन बना लेते हैं, और जल आपका बाहर निकल जाता है। ये आपका दूसरा अभिक्रिया हो गया। फिर उसके बाद पुनः तीसरा अभिक्रिया में मेथिल एल्कोहल दिया हुआ है नीचे। मेथिल एल्कोहल तीसरा अभिक्रिया यहाँ पर देख लीजिए, नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेंगे CH3COOH प्लस CH3 और OH। अगर इसके साथ अभिक्रिया कर देंगे, इधर वाला है माइनस में और H प्लस में, ये OH आपका है माइनस में, इधर वाला प्लस में, तो आपस में अभिक्रिया करके CH3COO CH3 और प्लस H2O, जिसका नाम हो जाएगा मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट। इस प्रकार से आपने देखा कि एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक समीकरण हैं। तीनों रासायनिक समीकरण क्रम से थे, या परीक्षा में उपयोग भी पूछ देता है कि उपयोग क्या होता है एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 2 या कभी-कभी 1 पूछ देता है या 2 पूछता है कि एसिटिक अम्ल के उपयोग कितने हैं। तो इस प्रकार जितना आप लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिख देंगे। 7 नंबर का प्रश्न है, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। सेट नंबर 2020 अंशाल पेपर केमिस्ट्री का था, खंड ख में आता है आपका पूरा। सेट नंबर पहला पूरा समाप्त हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो सेट नंबर सेकंड 2030 होगा अंशाल पेपर केमिस्ट्री का। तो समझ में आया होगा अच्छे से। इसी तरीके से हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि सेट सेकंड में 2020 में का सेट सेकंड को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। लगभग हम 2022 तक के सभी अंशाल को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।